प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है बुक के चैप्टर के अंदर के भी हैं और लास्ट में जो दिए होते हैं वो सभी हम करवा रहे हैं। तो आपका बुक का पहला पेज है, उसका पहला प्रश्न है। जब आपने चैप्टर रीड किया होगा तो ये क्वेश्चन आया होगा फर्स्ट नंबर पेज पर कि हम खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। हम खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि औजारों का उपयोग खेतों में कृषि कार्य में करते हैं। अब खुरपी का उपयोग किस काम आता है? इसकी सहायता से हम क्यारी बनाने के लिए मिट्टी खोदते हैं तथा खरपतवार को भी हटाते हैं। सेकंड है दरांती, तो इसकी सहायता से हम फसल काटते हैं। थर्ड है बेलचा, इसका उपयोग मिट्टी, अनाज आदि को उठाकर टोकरों में भरने के लिए किया जाता है। और चौथा है हल। हल का उपयोग बच्चों जुताई, भूमि में खाद उर्वरक मिलाने और मिट्टी खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पेज नंबर 1 का ही है बच्चों। हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं? हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन बड़े स्तर पर और नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन तथा वितरण द्वारा उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आइए बच्चों। पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, धान को शीत ऋतु यानी सर्दी की मौसम में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। इसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में तो बारिश होती है, इसलिए धान को वर्षा ऋतु में उगाते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आइए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, बीजों को पानी में डालकर रखने पर कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगते हैं? तो कुछ बीज क्षतिग्रस्त होते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं और वो खोखले हो जाते हैं, जिसके कारण वो हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण वो पानी पर तैरने लगते हैं। तो कोई भी चीज़ हल्की होती है वो पानी पर तैरते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आइए बच्चों। प्रश्न है, कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं? जिन पौधों को पानी, खनिज पदार्थ, खाद, उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं वे उन पौधों की अपेक्षा जिन्हें ये पदार्थ उचित मात्रा में नहीं मिलते ज़्यादा अच्छी तरह उगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर का मतलब कि जिन पौधों को पानी, खनिज पदार्थ, खाद, उर्वरक अच्छी तरह मिलते हैं तो वो तो ज़्यादा अच्छे उगते हैं, और जिनको ये नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है तो वो अच्छी मात्रा में नहीं उग पाते हैं। प्रश्न नंबर 6 आएगा पेज नंबर 10 पे। तो खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं? तो बच्चों, फसल के साथ कुछ पौधे ऐसे उगाते हैं जिन्हें हम नहीं उगाते, वो अपने आप उग जाते हैं, तो वो फसल को खराब करते हैं। तो ये जो पौधे हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए जाते। तो इसका उत्तर है नहीं, ये अन्य पौधे किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए जाते, ये अवांछित होते हैं। जो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगाते हैं इन्हें खरपतवार कहते हैं। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो बच्चों, जो खरपतवार नाशी होता है, जो अवांछित पौधे होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था, ये जो फसल होती है उसको पोषक तत्व नहीं पहुँचने देते, वो खुद ही ले लेते हैं। तो समय समय पर किसान इन खरपतवार को उखाड़ता है, तो उन्हें हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए दरांती का उपयोग करते हैं, प्लस में रसायन का छिड़काव भी करते हैं। तो ये प्रश्न हमारा है कि जब रसायन का छिड़काव किया जाता है तो क्या उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? तो उसका उत्तर है हाँ, खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़काव करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। अतः छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह व नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, नहीं तो उनके बॉडी के अंदर जा सकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 पर आइए। प्रश्न नंबर 8 है कि अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां क्यों रखते हैं? अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए रखी जाती हैं। अब बच्चों, ये तो थे हमारे पाठ के अंदर के, जैसे जैसे हम चैप्टर को रीड कर रहे थे तो उनमें क्वेश्चन आते जा रहे थे, ये उनके आंसर थे। अब जो लास्ट में चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों खालिस्तान है, ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, तो हमें ये नीचे फिल करने हैं। तो पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। चैप्टर रीड किया था तो ये लाइन आई थी कि फसल किसे कहते हैं, जब एक ही स्थान पर
बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उन पौधों को फसल कहते हैं। मान लो पूरे खेत में गेहूं के पौधे उगाए गए तो वो किसकी फसल होगी, गेहूं की। धान उगाया गया तो धान की फसल, मक्का है तो मक्का की फसल हो जाएगी। सेकंड है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। तो इसमें बच्चों हमने चरण पढ़े थे, कौन कौन से चरणों से किसान को गुजरना पड़ता है। थर्ड है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। जो बीज खराब होते हैं, खोखले हो जाते हैं, वो पानी पर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पोषक तत्व तथा जल आवश्यक होता है। फसल उगाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए सूर्य का, मिट्टी में पोषक तत्व भी होने चाहिए और साथ के साथ जल भी होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, कॉलम ए और कॉलम बी में आपको मिलान करना है। कॉलम ए में दिया हुआ है खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। सामने उल्टे पुल्टे लिखे हुए तो मैच करना है, ठीक है। तो नीचे हमने मैच किया हुआ है, जैसे खरीफ की फसल के उदाहरण है धान और मक्का। यहाँ देखिए ई नंबर पर था धान और मक्का, तो खरीफ की फसल के सामने हमने मैच करने के बाद लिख दिया है धान और मक्का। सेकंड है रबी की फसल, गेहूं, चना, मटर। थर्ड है रासायनिक उर्वरक, यूरिया और सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र तथा एवं पादप अवशेष। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न के दो उदाहरण बताइए। खरीफ की फसल के उदाहरण है धान और मक्का, रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं और चना। अब आपको नीचे एक एक पैराग्राफ लिखना है जो हमें नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग है। यहाँ पर शिंग लिखा है बच्चों, यहाँ पे थ्रेसिंग आएगा। तो पहला प्रश्न है मिट्टी तैयार करना। तो जब किसान फसल बोता है तो सबसे पहले से मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पुलट कर पोला किया जाता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है, इसे हल चलाकर करते हैं। ढीली मिट्टी, जब मिट्टी पोली हो जाती है तो उसमें छिद्र हो जाते हैं और ये वायु से फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती हैं। जब फसल मिट्टी पोली हो जाती है तो फसल सांस ले सकती है। तो फसल जिस तरह हम सांस लेते हैं, फसलें भी सांस लेती है। तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। पोली मिट्टी में कौन हेल्प करता है, केंचुए। आपको पता होगा, केंचुए के बारे में सुना होगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो मिट्टी को पोला करने में मदद करते हैं। अब पोला करने में मदद करते हैं तो ये जीव किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि मिट्टी को पलट कर पोला करते रहते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, जिसका उपयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं, अच्छी फसल होती है। सेकंड है बुआई। फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। अब जब फसल मिट्टी तैयार कर ली जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, बीज डाले जाते हैं। बीज डालेंगे तभी हमारी फसल होगी। तो बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने तथा खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाले फसल के बीज बोए जाते हैं। खेतों में बुआई के भी 2 तरीके हैं, जैसे परंपरागत औजार द्वारा। तो परंपरागत मतलब ये पुराने समय से चला आता है, तो ये हल के साथ लगता है। इसमें कीप के आकार का होता है और बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। सेकंड है सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं। इसमें एक साथ काफ़ी बीज और समान दूरी पर डाले जाते हैं। सीड ड्रिल नामक बीज बोने के यंत्र से भी बुआई की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। बीजों की गुणवत्ता और बीज बोने का तरीका दोनों ही फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो दोनों तरीके, परंपरागत औजार द्वारा और सीड ड्रिल, दोनों ही फसल उपजाने में काम आती है। थर्ड है निराई। तो खेत में खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खेत में जो अवांछित पौधे उगते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, तो उनको हटाना पड़ता है, समय समय पर किसान को हटाना पड़ता है। तो जब उसको हटाया जाता है तो इसको कहते हैं निराई। निराई खेतों में जरूरी होती है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह, प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। मान लो हमने गेहूं की फसल उगाई है, साथ में अवांछित पौधे उगाए हैं, तो जो फसल को पोषक तत्व चाहिए, पानी चाहिए, जगह चाहिए, तो ये खरपतवार ले जाएंगे जगह में, तो उनको उस फसल को बढ़ने में वो नुकसान करेंगे। तो इसलिए किसान को उनको हटाना पड़ता है। निराई का कार्य खुरपी से या हैरो की सहायता से करते हैं। पौधों में पुष्पन एवं बीज बनने की प्रक्रिया से पहले
खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर या भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खड़ी फसल वाले खेत में किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह कार्य हैरो द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। तो काटी गई फसल, अब जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो फसल को काटते हैं। काटने के बाद उसमें बीजों को भी अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? थ्रेसिंग। तो काटी गई फसल से बीजों तथा दानों को भूसे से अलग किया जाता है। यह कार्य थ्रेसिंग कहलाता है। आजकल थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन बीज द्वारा कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन वास्तव में तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप ही होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और बड़े बड़े खेत है वहाँ पे मशीनों द्वारा काम किया जाता है। और छोटे खेत वाले किसान फसल को पटक कर मार कर नीचे जमीन पर बीजों को अलग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर हमें उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधे के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। सेकंड जो अंतर है वो है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। नेक्स्ट है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। फोर्थ जो अंतर है वो है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली विधियों की सिंचाई करने की दो विधियों का वर्णन करना है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? फसल को समय समय पर पानी दिया जाता है। तो पानी के बगैर फसल सूख जाती है, तो फसल को समय समय पर पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो उचित समय और विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली विधियां निम्नलिखित है। दो विधियां हम यहाँ बता रहे हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ जमीन उबड़ खाबड़ होती है, प्लेन नहीं होती, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार किया जाता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। और ये छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। सेकंड है ड्रिप तंत्र। यहाँ पे ड्रिप आएगा बच्चों, डिप लिखा हुआ तो आप ड्रिप कर लीजिएगा, ड के पैर में र लगाना है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें उगने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में अगर हम गेहूं को उगाएंगे तो ज़्यादा पानी से पौधे गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आठवां प्रश्न है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। अपर्याप्त खाद से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर आपको खाना पूरा नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आप भी कमजोर हो जाओगे। इसी तरह अगर पौधों को खाना पूरा प्राप्त नहीं मिलेगा तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार क्या है, इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे यानी जंगली पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उगाते हैं और ये असली फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? इसके लिए खेत की निराई करते हैं यानी खरपतवार को हटाते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने की भी दो विधियां, जैसे हैरो से खरपतवार को हटाया जाता है। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ आते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में हैरो नामक कंपी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो उखड़े हुए जो खरपतवार है वो पटेले की छड़ों के साथ फंस कर खेत के बाहर निकल आते हैं।
नेक्स्ट है रसायनों के उपयोग से। सेकंड इसका जो तरीका है खरपतवार को हटाने का वो है रसायनों का उपयोग। तो हमने प्रश्न पढ़ा था कि रसायनों खरपतवार उखाड़ते समय अगर रसायनों का छिड़काव किया जाता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता? तो पड़ता है। तो ये जहरीले होते हैं। तो खरपतवार को नष्ट करने का दूसरा तरीका है रसायन। तो जैसे 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। तो यहाँ पर भर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ मर लिखना है। तो आप यहाँ पे मर लिख दीजिएगा, मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। नीचे बच्चों एक बॉक्स दिया हुआ है, कुछ उसमें शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द उल्टे पुल्टे हैं। तो ये गन्ने की फसल को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उगाया जाता है, तो आपको सही करना है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर फसल को चीनी मिल में भेजना, तो सबसे पहले जब फसल उगेगी नहीं तो हम चीनी मिल में कैसे भेजेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेत की मिट्टी तैयार करते हैं। तो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, जो कि यहाँ पर 5वें नंबर पर है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर खेत की जुताई की जाती है, फिर नंबर 3 उसमें बीज बोए जाते हैं, बीज बोने के बाद खाद दी जाती है, खाद देने के बाद सिंचाई की जाती है, और फिर फसल उग जाती है तो कटाई की जाती है 6 नंबर पर। 7 लास्ट में जब फसल कट कर तैयार हो जाती है तो उसे चीनी मिल में भेजा जाता है। तो लास्ट में आएगा ये वाला नंबर, चीनी मिल में भेजा जाता है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। तो नीचे हमें एक पहेली दी हुई है, तो पहेली को ऊपर कुछ हिंट दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें पहेली को पूरा करना है। तो हम पढ़ेंगे और नीचे फिल करते जाएंगे। ये आपकी बुक के अंदर पहेली बनी हुई है, प्रश्न पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर इसके बीच में है। तो पहेली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पहेली है, आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। तो नीचे हमने क्या कर रखा है, फिल कर भी रखा है और हम आपको करके भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले आएगा ऊपर से नीचे और फिर आएगा बाएं से दाएं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर है सिंचाई का पारंपरिक तरीका। तो ये 1 नंबर पर ऊपर से नीचे है, तो यहाँ पर पारंपरिक तरीका क्या है, ये है रहट। क्या आएगा यहाँ पर, देखो रह से शुरू हो रहा है, हिंट है, रहट आएगा। और नीचे हमने यहाँ प्रॉपर दे भी रखी है, रहट। ठीक है, सेकंड है ऊपर से नीचे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो ये आएगा पशुपालन, पशुपालन, पशुओं को बड़ी मात्रा में पालना क्या कहलाता है, पशुपालन। ये ऊपर से नीचे हम कर रहे हैं। थर्ड है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो 3rd नंबर पर देखिए, 3rd नंबर पर आएगा खरीफ। तो जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उस फसल को कहते हैं खरीफ। 6ठे नंबर पर फसल पक जाने के बाद काटना, तो वो होता है कटाई। मैं आपको नीचा भी पूरा दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये आप बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। मैं आपको ऊपर सिखा रही थी कि किस तरह से लिखते हैं। अब बाईं से दाईं ओर, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है, र से शुरू होती है, रबी। क्या आएगा यहाँ पर, रबी। अब एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ये आएगा फसल 4 नंबर पर। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो वो होगा उर्वरक। नेक्स्ट है खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है निराई। 7 नंबर पर है, ये आएगा निराई। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, रबी, रहट, खरीफ, पशुपालन, उर्वरक, कटाई, निराई और फसल और खरीफ। तो आपको ये बुक के अंदर पहेली को पूरा करना है। तो इस तरह से आपका जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर को रीड करने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वीडियो को कर दीजिएगा फटाफट लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें और आपका वर्क भी कंप्लीट करवाते रहें और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। इसलिए आप फटाफट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।